शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली हमारे जो बच्चे हैं आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल या फिर इसका गलत असर बच्चों के ऊपर होगा तो उसको हम कैसे करके रोक सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में कुछ टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद नेक्स्ट जो वर्ड है अपने आप सजेस्ट होके आ जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट होके आ रहा है कुल मिलाकर के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो यूट्यूब में है। यूट्यूब में आप देखेंगे, आप किसी पार्टिकुलर एक चीज़ पर सर्च मारिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आप सर्च मारते हैं कि इसका कैमरा कैसा है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया है। इसके बाद यूट्यूब कंटिन्यू उसी प्रकार के वीडियो हमको परोसते जाता है, हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे यूट्यूब का फ़ायदा ऐसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करके रखना चाहता है और इसी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब कमाई करेगा। और दूसरा फ़ायदा यूज़र्स को भी रहता है कि यूज़र्स लोग को सर्च नहीं करना पड़ता है। अब नॉर्मली यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीनों में हम वो गुण विकसित करते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझ सकें, इंसानों का काम कर सकें। यदि ऐसी एबिलिटी हम ला दे रहे हैं तो वो चीज़ संभव हो पा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में जो है एक हॉट वर्ड माना जाता है। इस जगह पर हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ इंटेलिजेंस एग्जिहिबिटेड बाय द मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कहेंगे? जब कोई मशीन इंटेलिजेंस दिखाने लग जाए कि वो अपने आप में खुद ही इंटेलिजेंट है, उसको आप ऐसा काम दे दीजिए वो काम अपने आप कर लेगी, इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इंटेलिजेंस प्रदर्शित किया जाता है मशीनों के द्वारा तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है क्रिएटिंग कंप्यूटर्स और मशीन्स एज इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बीइंग। इस शाखा के माध्यम से हम ऐसे कंप्यूटर बनाते हैं जो कि इंसानों की तरह सोचने समझने लगे, काम करने लग जाए, या फिर मशीनों का निर्माण हम इंसानों की तरह करते हैं। इस टर्म को पहली बार यूज़ किया गया था 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा एट द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ को, लर्निंग को, द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रूल फॉर यूजिंग द इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, इसके बाद इसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं कि कैसे करके हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर या फिर मशीन को भी तैयार किया जाता है। इसमें रीजनिंग का यूज़ करते हैं, यूजिंग द रूल्स टू रीच अप्रॉक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूज़न। रीजनिंग के माध्यम से एक कंक्लूज़न तक पहुंचने की यहाँ पर बातचीत करी जाती है। एंड इसके साथ साथ में सेल्फ करेक्शन बाय मशीन। तो ये जो तीनों काम हैं इंसान कर सकते हैं, जैसे कि लर्निंग का काम है, इसके बाद रीजनिंग का काम है, और सबसे लास्ट में होता है सेल्फ करेक्शन। ये सारे के सारे गुण हम विकसित करते हैं मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब हम सीधा एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं और डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। तो देखिए, हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे समिट आयोजित किए जाते हैं, बैठकें आयोजित करी जाती हैं ताकि इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशन लाया जा सके या फिर इस क्षेत्र में हम थोड़ा सा काम कर सकें। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस अक्टूबर। इसी अक्टूबर के महीने में भारत पहली बार ग्लोबल समिट आयोजित करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर।
Additionally, as the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence, India will also be hosting GPAI Global Summit in December. इसके बाद अगला नंबर रहेगा GPAI का, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका ये जो समिट रहेगा इसको होस्ट करेगा इंडिया दिसंबर के महीने में। ये सारे के सारे इस प्रकार के इवेंट हमारे देश में आयोजित हो रहे हैं। ये सब ये बताते हैं कि जो इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बताया जा रहा है कि लगभग $500 बिलियन टू इंडियाज़ इकोनॉमी बाई 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कारोबार है 2025 तक हमारी इकोनॉमी में $500 बिलियन का योगदान देने वाला है। कुल मिलाकर के एक कंट्री का जो जीडीपी टारगेट है उसका 10% हिस्सेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली है। एक और फिर फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन एथिकल एक्सपांसन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कैसे करके हम जो है इसका एथिकल यूज़ कर सकते हैं, सही सही यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है उसको आयोजित करने की बात कही है एथिकल एक्सपांसन के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुल मिलाकर के हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ पॉलिसी लेकर के आएँ ताकि ग्लोबल साउथ को वो एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत हो सकें। इसके साथ साथ में जितने भी ऑब्जर्वर आएंगे, प्रैक्टिशनर आएंगे, उनको एक ट्रैक मिल जाएगा। कुल मिलाकर के वो ट्रैक कर पाएंगे इंडिया के अप्रोच को कि कैसे करके इंडिया रेगुलेट कर रहा है, कैसे करके ये बैलेंस कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पोटेंशियल को, इट्स कॉन्कोमिटेंट रिस्क, क्योंकि इसके बहुत सारे रिस्क भी हैं, यूज़ भी है। यहाँ पर कॉन्कोमिटेंट वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है सहवर्ती, साथ साथ चलने वाला। एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंडिया लीडरशिप ले सकता है, वो कौन सा एरिया है? तो वो है कि कैसे करके रेगुलेटर लोग एड्रेस करेंगे चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट को, हु आर क्रिटिकल डेमोग्राफिक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हमारे देश में युवा लोग ज़्यादा हैं, बच्चे लोग ज़्यादा हैं और इनकी ज़्यादा समझ नहीं होती किसी भी चीज़ को लेकर के। एआई का यूज़ कर रहे हैं लेकिन एआई का मिसयूज़ कैसे करके हो जाएगा उनको पता नहीं रहता है। तो इस मामले में लीडरशिप लेकर के आए इंडिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। डिजिटल सर्विस के जो साधन होते हैं इसके माध्यम से बहुत सारे हम जो है एआई डिप्लॉयमेंट देखते हैं, आर नॉट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन बट आर नेवरथलेस एक्सेस बाय देम। ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए तैयार नहीं करी गई हैं, फिर भी बच्चे किसी न किसी तौर पर उनको यूज़ कर रहे हैं। मतलब सेफ्टी के तौर पर बच्चों के हिसाब से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसको लेकर के कौन कौन से गवर्नेंस से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस को इंडिया फेस करेगा, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो इसके जो रिस्क हैं उसमें एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ है, ओवरऑल सेफ्टी, 3 मुख्य मुद्दे हैं यदि देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर कहीं पर हो रहा है तो। पहला है एडिक्शन, आपको आदत लग जाएगी गेम खेलते खेलते क्योंकि गेम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। दूसरा है मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ में आपकी सेफ्टी को लेकर के है, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका मिसयूज़ हो सके। हो सकता है किसी लड़की का वीडियो या फिर फ़ोटोज़ को गलत तरीके से वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाएगा। इस प्रकार की भी संभावना आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संभव हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपको बहुत सारा एल्गोरिदम ऐसा मिल जाएगा जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती है। डार्क पैटर्न का ये यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से यंग पीपल का एक्सप्लॉयटाइजेशन ये कर सकते हैं, मतलब उनका शोषण किया जा सकता है। अदर मेलिशियस थ्रेट्स इमर्जिंग फ्रॉम एआई इंक्लूड मिस इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, रेडिकलाइजेशन हो सकता है, साइबर बुलिंग है, सेक्सुअल ग्रूमिंग है एंड डॉक्सिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके माध्यम से हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डॉक्सिंग जैसी चीज़ इसमें इस्तेमाल में लाई गई है।
डॉक्सिंग के अंतर्गत सर्च फॉर एंड पब्लिश प्राइवेट और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन द इंटरनेट टिपिकली विथ मैलिशियस इंटेंट। इंटरनेट में कोई चीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर दे रहे हैं प्राइवेटली, या फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड और फिर उसका यूज़ आप करते हैं गलत उद्देश्य से, इसको हम बोलते हैं डॉक्सिंग। तो जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन के जो नागरिक लोग हैं, युवा लोग हैं, ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में किसी न किसी प्रकार से इनडायरेक्ट तौर से प्रभावित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है रेगुलर तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं अबाउट देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन टू डॉक्यूमेंट देयर जर्नीज थ्रू पेरेंटहुड। कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों की फ़ोटो डाल दे रहे हैं, बच्चों का वीडियो डाल दे रहे हैं, और इसी का फिर मिसयूज़ किया जा सकता है और आपसे रिश्वत मांगी जा सकती है कि हम आपकी इस वीडियो को डिलीट कर दे रहे हैं, यदि आप हमको इतना पैसा देते हैं, और नहीं देते हैं तो फिर इसको हम जो है वायरल कर देंगे। इस प्रकार से रियल में होता भी है। तो ऐसे वीडियोस में क्या होता है, पार्टिकुलरली किसी लड़की का सिर गायब कर दिए, दूसरे का फिट कर दिए, दूसरे की जगह में इसका फिट कर दिए और फिर वीडियो को वायरल कर दिए। तो इस प्रकार की घटनाएं आज के समय में एआई के माध्यम से होने लगी हैं। While moving into adolescence, we must equip young people with tools to manage the unintended consequences. हमें हमारे जो यंग पीपल हैं उनको कुछ टूल देना पड़ेगा ताकि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न हो रहा है एआई के माध्यम से, उससे उनको बचाया जा सके। हमारे देश में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए कि एआई का मिसयूज़ को कैसे करके हम रोक सकें। एग्जाम्पल के तौर पर एआई पावर डीप फेक का यूज़ किया जा सकता है, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, जिसके माध्यम से यंग पीपल को टारगेट किया जाएगा, जहां पर जो है उनको बैड एक्टर के रूप में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, किसी का नेक्ड बॉडी है, उस बॉडी में आपकी फ़ोटो को लगा देंगे, आपका शरीर लगा देंगे। इस प्रकार से एआई पावर डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसका मिसयूज़ किया जाता है, आपसे रिश्वत मांगी जाती है। दूसरा नंबर इसका जो मिसयूज़ है वो है कम्युनिटी डिवाइड को लेकर के। भारत अलग अलग जाति, देश, धर्म, ठीक है, इस प्रकार से बटा हुआ है। इस बंटवारे का यूज़ और भी ज़्यादा किया जा सकता है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिवाइड करने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए। पार्टिकुलरली इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है इलेक्शन के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब बारी आती है आर्टिफिशियल रेगुलेशन को लेकर के। तो आर्टिफिशियल रेगुलेशन हमें करने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से इंडिया का जो अप्रोच है कि हम हमारे बच्चों का जो डाटा है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। वो कैसे करके हो पाएगा? एआई रेगुलेशन के माध्यम से। तो जो डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, करंट अप्रोच टू चिल्ड्रन इज़ मिसअलाइंड विथ इंडियाज़ डिजिटल रियलिटीज़। लेकिन अभी का जो फ्रेमवर्क है वो उतना ज़्यादा डिजिटल रियलिटीज़ से बच्चों को अनजान रखता है। इसके माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा एन इनऑर्डिनेट बर्डन ऑन पेरेंट टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत आज के समय में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आ गई है कि कैसे करके अपने बच्चों को वो प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कोई जिम्मेदारी उस प्लेटफार्म की नहीं है, उस सर्विस प्रोवाइडर की नहीं है। और वहीं पर यदि हम इंडिया में रेगुलेशन की बात करें तो जैसे कि जब भी आप देखते हैं, जब पिक्चर चालू होती है तो उस समय में आपसे परमिशन मांगता है, या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस हैं, वेबसाइट हैं जिनमें एंटर करने से पहले हमसे अनुमति मांगता है कि क्या आपकी जो उम्र है 18 साल की हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक इसी प्रकार से मूवी को भी डिवाइड कर दिया गया है। जब भी कोई मूवी तैयार होती है तो उसकी कैटेगरी निर्धारित कर दी गई है कि पार्टिकुलरली इस एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम चलाया गया है इंडिया की तरफ से, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है। तो कुल मिलाकर के हम जिन बातों पर जोर दे रहे हैं
उसमें हमें थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है, कुछ इंटरनेशनल तौर तरीके अपनाने की हमको ज़रूरत है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इस मामले में इंडियन रेगुलेशन की काफ़ी मदद कर सकती हैं। इसके माध्यम से हम कुछ स्टैंडर्ड तैयार कर पाएंगे, कुछ प्रिंसिपल तैयार कर पाएंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिप्लॉयमेंट है वो सेफ़ तरीके से हो सके, उसका सेफ़ तरीके से हम यूज़ कर सकें। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती। मतलब एआई जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हमें सुविधा मिलने वाली है उसके लिए हमें कैसे प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड तैयार करने की ज़रूरत है। पहला जो सीख हम ले सकते हैं वो है यूनिसेफ की गाइडेंस को। यूनिसेफ ने गाइडेंस जारी किया है पॉलिसी मेकर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइज 9 रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एआई। यहाँ पर फोकस किया गया है कि 9 इसके रिक्वायरमेंट होना चाहिए और ये चाइल्ड सेंटर्ड एआई होना चाहिए, विच ड्रास ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड है, उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर जो गाइडेंस जारी किए गए हैं यूनिसेफ की तरफ से, इसका उद्देश्य है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके माध्यम से चिल्ड्रन की वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। ये इंक्लूज़न वाला हो, फेयरनेस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक और जो की रेगुलेशन प्रोवाइड करने की बात करी जाती है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए एक और हमारे पास में की फीचर होना चाहिए। हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो थ्योरी है, हमारे जो रेगुलेशन हैं, उसको हम सक्सेसफुल रेगुलेशन तभी मानेंगे जबकि हम इसको अडाप्ट कर रहे हैं अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज में ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग उनकी उम्र है, और उस उम्र के हिसाब से यदि हम जो है रूल्स रेगुलेशन को अडाप्ट कर रहे हैं उस समय जबकि बच्चे विकास कर रहे होते हैं, विकास की अवस्था में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैलिफोर्निया का एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड हमको जो है एक इंटरेस्टिंग टेम्पलेट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैलिफोर्निया ने जो कोड प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, जिसके माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो डिजिटल सर्विस है इसमें जो प्राइवेसी है उसको डिफ़ॉल्ट के तौर पर यूज़ किया जाए। इसके अंतर्गत कुछ एल्गोरिदम हैं, डाटा कलेक्शन है, या फिर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सिस्टम हार्म चिल्ड्रन एंड यूज़ क्लियर एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर यूज़र फेसिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें एसेस करी जा रही हैं, जैसे कि एल्गोरिदम इसका कैसा है, डाटा कलेक्शन आप कैसा कर रहे हैं, या फिर आप जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सिस्टम लेकर के आए हैं क्या वो बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्लियर एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो इंडियन अथॉरिटीज़ है, भारत की जो सरकार है, उसको इनकरेज करना चाहिए कि इस मामले में आप रिसर्च करें। हमें एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है ऑन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चों के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, युवा लड़कियां, इनके ऊपर क्या इसका मिसयूज़ हो सकता है, इस मामले में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम जो है इंडियन एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड लेकर के आ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। इसके साथ साथ में आप जो है सीख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल से, जो कि इसमें कंप्रोमाइज़ है, मतलब शामिल हैं कौन कौन लोग, बिटवीन द एज ऑफ 13 to 24 ईयर्स कुड बी इंटरेस्टिंग अप्रोच। तो यदि हम इस प्रकार की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें 13 से लेकर के 24 साल के एज ग्रुप के लोगों को शामिल करते हैं तो बहुत सारे सुझाव इनकी तरफ से आ सकते हैं।
इस प्रकार की संस्थाएं हमें सहायता करती हैं रेगुलेशन के मामले में, टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू द थ्रेट्स यंग पीपल फेस। कौन कौन सी चीज़ें यंग पीपल फेस कर रहे हैं उस मामले में थोड़ी सी ये रेगुलेशन के मामले में हमें सहायता करती हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो भूगोल से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम अल नीनो और ला नीनो से रिलेटेड टर्म यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा जब हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून का मतलब ये है जो समुद्री हवाएं हैं समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, जिसके चलते चलते वो अपने साथ में बारिश और नमी लेकर के आती हैं। इस कंडीशन में समुद्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, धरती का तापमान कम रहता है, तो हवाएं जो हैं समुद्र से किधर की तरफ चलना चालू हो जाती हैं, स्थल की ओर चलना चालू हो जाती हैं, जिसके चलते चलते आप देखेंगे बारिश होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि अल नीनो की जो घटना है वो प्रशांत महासागर, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र में समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। इसके चलते चलते वायुमंडल की जो परिस्थिति है उसमें चेंजेस आता है। इसी घटना को हम अल नीनो बोलते हैं। इस घटना के चलते चलते समुद्र के सतह का जो टेम्परेचर है सामान्य से काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर 4 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अल नीनो क्लाइमेट का एक हिस्सा है, बारिश का एक हिस्सा है। यदि दुनिया भर में मौसम से संबंधित घटनाएं हो रही हैं तो उसमें अल नीनो का भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। इसके चलते चलते बारिश, ठंड, गर्मी सब में हमें कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। राहत वाली बात यह है कि ये दोनों ही हालात हर साल नहीं बल्कि 3 से लेकर के 7 साल में हमको दिखाई देते हैं। अल नीनो के टाइम पीरियड में क्या होता है, मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखी प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, अब इस एरिया का पानी यदि यहाँ पर गर्म हो रहा है तो गर्म होने से क्या होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और प्रशांत महासागर वाला एरिया ये यदि है, ठीक है, और ये इतना जो एरिया है ये भूमध्य सागर वाला रेखा हो गया, भूमध्य सागर रेखा वाला एरिया हो गया। अब यहाँ का पानी गर्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जो हवाएं हैं ना इस प्रकार से चलना चालू हो गई, पूर्व की तरफ जाना चालू हो गई, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो जाने वाली हवाएं हैं अब वो बंद हो गई हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ है, तो हवाएं जब इधर चलना चालू हो रही हैं ना तो क्या होगा, ये अपने साथ में नमी और बारिश लेकर के आती हैं और इस एरिया में फिर क्या कराएंगी, पानी गिराने का काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहने वाली गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। तो वही वो बात हो रही, जब हवाएं उधर जा रही हैं तो ये अपने साथ साथ में नमी को भी लेकर के जा रही हैं। तापमान पर असर, टेम्परेचर पर क्या असर पड़ सकता है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से समुद्री जीव जंतुओं पर इसका बुरा असर पड़ जाता है। मछली और दूसरे पानी में रहने वाले जीव औसत आयु पूरी करने से पहले ही मरने लगते हैं। इसके असर से बारिश होने वाले क्षेत्रों में बदलाव आते हैं, अर्थात कम बारिश वाली जगहों पर ज़्यादा पानी हमको देखने को मिल जाएगा। यदि अल नीनो दक्षिण अमेरिका की तरफ सक्रिय हो जाएगा तो भारत में उस साल कम बारिश होगी, क्योंकि इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ला नीनो की घटना। तो भूमध्य रेखी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर यह स्थिति पैदा होगी। तो जब वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ है तो हवा की जो दिशा है वो उल्टी हो जाएगी। ये स्थिति तब प्रचलित होती है जब हवा पूरब से बहने वाली हवा काफ़ी तेज़ गति से बहना चालू हो जाए। मतलब पूरब से प्रशांत महासागर की तरफ में ये हवाएं जा रही हैं। इससे समुद्र की सतह का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इसका सीधा असर दुनिया भर के टेम्परेचर पर होता है और तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ला नीनो है और अल नीनो की जो घटनाएं हैं ये दोनों के बारे में हमने देखा है कि थोड़ी सी ये अलग अलग रहती हैं, पोजीशन में रहती हैं।
इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टिकुलरली भारत और चीन और तिब्बत के विवाद को लेकर के हैं। चीन तिब्बत संघर्ष को अक्सर एक जाति और धार्मिक संघर्ष के रूप में हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर के अलग अलग विचार चीन तिब्बत लड़ाई के प्रमुख कारण हैं। एक तरफ तिब्बत के लोग कहते हैं कि बीते कई शताब्दियों में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित रहा है। वहीं चीन कहता है कि तिब्बत लगभग 18वीं शताब्दी में चीन के कब्जे में आ गया और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तब तक चीनी प्रशासन के अधीन रहा जब तक ब्रिटेन ने तिब्बत पर आक्रमण नहीं किया था। इसका मतलब ये है, अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे तो बॉर्डर वाला जितना भी एरिया था, देश थे, उनके ऊपर वो कब्जा करते गए थे। तिब्बत की भी बारी आई, वहाँ पर शासन वहाँ पर कब्जा करने से पहले, युद्ध करने से पहले चाइना कह रहा है कि ये हमारे अंडर में हुआ करता था। आप देखेंगे कि 1912 से लेकर के 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक किसी भी चीनी सरकार ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था। इसके बाद चाइना में नवगठित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको फिर से निर्धारित करना उसने चालू कर दिया। 1951 में चाइना की सरकार ने कहा कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है और चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देने वाले 17 बिंदु समझौते 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए उसको मजबूर किया गया और चीन ने इस क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। और तिब्बत के लोग इसको सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में वर्णित करते हैं। तिब्बत में रहने वाले लोगों ने मार्च 1959 में चीन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन वो इस मामले में सफल नहीं हो पाए थे। चीन ने 1959 में जो तिब्बती विद्रोह हुआ था उसको कुचल दिया, जिसने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और 80,000 से अधिक तिब्बतियों को भारत और अन्य देशों में निर्वासित शरण के लिए जाना पड़ गया। एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान चीन की सेना ने 10,000 से भी अधिक लोगों को बुरी तरह से मार दिया था। इसका क्या रिजल्ट हुआ? तो 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के पश्चात चीन की सरकार तिब्बत पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित कर गई। तिब्बत में आज भी भाषण, धर्म या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। इस क्षेत्र में अभी भी चीन की मनमानी जारी है। वर्तमान में भी तिब्बत को समय समय पर अशांति का सामना करना पड़ जाता है। और वहीं यदि हम बात कर लें तिब्बत की, तो ये मैप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, देख सकते हैं। तिब्बत की कैपिटल ल्हासा है। इधर पड़ेगा नेपाल। भारत वाला काफ़ी सारा हिस्सा है जो कि तिब्बत से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, और फिर इधर हो गया ये चाइना का एरिया। तो तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में लोकेटेड है। भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तिब्बत एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक एरिया है जो कि लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हिस्सा में लोकेटेड है।